लीजिए सुनिए मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास प्रेमा के तीसरे भाग झूठे मददगार को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। बाबू अमृत राय रात भर करवटें बदलते रहे। ज्यों-ज्यों उन्होंने अपने नए इरादों और नई उमंगों पर विचार किया त्यों-त्यों उनका दिल और भी दृढ़ होता गया और भोर होते होते देशभक्ति का जोश उनके दिल में लहरें मारने लगा। पहले कुछ देर तक प्रेमा से नाता टूट जाने की चिंता इस लहर पर बांध का काम करती रही, मगर अंत में लहरें ऐसी उठी कि बांध टूट गया। सुबह होते ही मुंह हाथ धो कपड़े पहन और बाइसिकल पर सवार हो अपने दोस्तों की तरफ चले। पहले पहल मिस्टर गुलजारी लाल BA LLB के यहाँ पहुंचे। ये वकील साहब बड़े उपकारी मनुष्य थे और सामाजिक सुधार का बड़ा पक्ष करते थे। उन्होंने जब अमृत राय के इरादे और उनके पूरे होने की कल्पनाएं सुनी तो बहुत खुश हुए और बोले, आप मेरी ओर से निश्चिंत रहिए और मुझे अपना हितैषी समझिए। मुझे बहुत हर्ष हुआ कि हमारे शहर में आप जैसे योग्य पुरुष ने इस भारी बोझ को अपने सर लिया। आप जो काम चाहे मुझे सौंप दीजिए, मैं उसको अवश्य पूरा करूंगा और उसमें अपनी बड़ाई समझूंगा। अमृत राय वकील साहब की बातों पर लट्टू हो गए। उन्होंने सच्चे दिल से उनको धन्यवाद दिया और कहा कि मैं शहर में एक सामाजिक सुधार की सभा स्थापित करना चाहता हूं। वकील साहब इस बात पर उछल पड़े और कहा कि आप मुझे उस सभा का सदस्य और हित चिंतक समझें, मैं उसकी मदद दिलोजान से करूंगा। अमृत राय इस अच्छे सगुन पर प्रसन्न होते हुए दाननाथ के घर पहुंचे। हम पहले कह चुके हैं कि दाननाथ उनके सच्चे दोस्तों में थे। वे इनको देखते ही बड़े आदर से उठ खड़े हुए और पूछा, क्यों भाई, क्या इरादे हैं? अमृत राय ने बहुत गंभीरता से जवाब दिया, मैं अपने इरादे आप पर प्रकट कर चुका हूं और आप जानते हैं कि मैं जो कुछ कहता हूं वो कर दिखाता हूं। बस मैं आपके पास केवल इतना पूछने के लिए आया हूं कि आप इस शुभ कार्य में मेरी कुछ मदद करेंगे या नहीं। दाननाथ सामाजिक सुधार को पसंद करता था, मगर उसके लिए हानि या बदनामी लेना नहीं चाहता था। फिर इस वक्त तो वो लाला बद्री प्रसाद का कृपापात्र भी बनना चाहता था। इसलिए उसने जवाब दिया, अमृत राय, तुम जानते हो कि मैं हर काम में तुम्हारा साथ देने को तैयार हूं। रुपया, पैसा, समय सभी में सहायता करूंगा, मगर छिपे छिपे। अभी मैं इस सभा में खुल्लम खुल्ला सम्मिलित होकर नुकसान उठाना उचित नहीं समझता, विशेष इस कारण से कि मेरे सम्मिलित होने से सभा को कोई बल नहीं पहुंचेगा। बाबू अमृत राय ने अधिक वाद विवाद करना अनुचित समझा। इसमें संदेह नहीं कि उनकी दाननाथ से बहुत आशा थी, मगर इस समय वो यहां बहुत न ठहरे और सीधे मिस्टर RB शर्मा के स्थान पर पहुंचे। पंडित जी अपनी ऊंची पदवी और विद्या के लिए प्रसिद्ध थे। जब अमृत राय ने उनसे सभा संबंधी बातें की तो बहुत खुश हुए। उन्होंने अमृत राय को गले लगा लिया और बोले, मिस्टर अमृत राय, तुमने मुझे सस्ते में छोड़ दिया। मैं खुद कई दिन से इन्हीं बातों के सोच विचार में डूबा हुआ हूं। आपने मेरे सर से बोझ उतार लिया। जैसी योग्यता इस काम करने की आप में है वो मुझ में नाम को भी नहीं। मैं इस सभा का मेंबर हूं। बाबू अमृत राय को पंडित जी से इतनी आशा न थी। उन्होंने सोचा था कि अगर पंडित जी इस काम को पसंद भी करेंगे तो खुल्लम खुल्ला शरीक होते झिझकेंगे, मगर पंडित जी की बातों ने उनका दिल बहुत बढ़ा दिया। यहां से निकले तो वो अपनी ही आंखों में 2 इंच ऊंचे मालूम होते थे। अपनी अर्थ सिद्धि के नशे में झूमते झामते और मूछों पर ताव देते NB अगरवाला साहब की सेवा में पहुंचे। मिस्टर अगरवाला अंग्रेजी और संस्कृत के पंडित थे। व्याख्यान देने में भी निपुण थे और शहर में सब उनका आदर करते थे। उन्होंने भी अमृत राय की सहायता करने का वादा किया और इस सभा का जॉइंट सेक्रेटरी होना स्वीकार किया। खुलासा ये कि 9 बजते बजते अमृत राय सारे शहर के प्रसिद्ध और नई रोशनी वाले पुरुषों से मिल आए और ऐसा कोई न था जिसने उनके इरादे की प्रशंसा न की हो या सहायता करने का वादा न किया हो। जलसे का समय 4 बजे शाम को नियत किया गया। दिन के 2 बजे से अमृत राय के बंगले पर जलसे की तैयारियां होने लगी। फर्श बिछाए गए, छत में झाड़ फानूस और हाड़ियां लटकाई गईं, मेज और कुर्सियां सजाकर धरी गईं और सभासदों के लिए खाने पीने का भी प्रबंध किया गया। अमृत राय ने सभा के लिए एक नियमावली बनाई, एक व्याख्यान लिखा और इन कामों को पूरा करके मेंबरों की राह देखने लगे। 2 बज गए, 3 बज गए, मगर कोई न आया। आखिर 4 भी बजे, मगर किसी की सवारी न आई। हाँ, इंजीनियर साहब के पास से एक नौकर ये संदेश लेकर आया
कि मैं इस समय नहीं आ सकता। अब तो अमृत राय को चिंता होने लगी कि अगर कोई ना आया तो मेरी बड़ी बदनामी होगी और लज्जित होना पड़ेगा। इसी तरह 5 बज गए और किसी उत्साही पुरुष की सूरत न दिखाई दी। तब तो अमृत राय को विश्वास हो गया कि लोगों ने मुझे धोखा दिया। मुंशी गुलजारी लाल से उनको बहुत कुछ आशा थी। अपना आदमी उनके पास दौड़ आया, मगर उसने लौटकर बयान किया कि वो घर पर नहीं है, पोलो खेलने चले गए। इस समय तक 6 बजे और जब अभी तक कोई आदमी न पधारा तो अमृत राय का मन बहुत मलिन हो गया। ये बेचारे अभी नौजवान आदमी थे और यद्यपि बात के धनी और धुन के पूरे थे, मगर अभी तक झूठे देशभक्तों और बने हुए उद्योगियों का उनको अनुभव न हुआ था। उन्हें बहुत दुख हुआ। मन मारे चारपाई पर लेट गए और सोचने लगे कि अब मैं कहीं मुंह दिखाने के योग्य नहीं रहा। मैं इन लोगों को ऐसा कुटिल और कपटी नहीं समझता था। अगर ना आना था तो मुझसे साफ साफ कह दिया होता। अब कल तमाम शहर में ये बात फैल जाएगी कि अमृत राय रईसों के घर दौड़ते थे, मगर कोई उनके दरवाजे पर बात पूछने को भी न आया। जब ऐसे सहायक मिलेंगे तो मेरे किए क्या हो सकेगा। इन्हीं ख्यालों ने थोड़ी देर के लिए उनके उत्साह को भी ठंडा कर दिया। मगर इसी समय उनको लाला धनुषधारी लाल की उत्साहवर्धक बातें याद आईं। वही शब्द जिनसे उन्होंने लोगों के हौसले बढ़ाए थे उनके कानों में गूंजने लगे। मित्रों, अगर जाति की उन्नति चाहते हो तो उस पर सर्वस्व अर्पण कर दो। इन शब्दों ने उनके बैठते हुए दिल पर अंकुश का काम किया। चौंक कर उठ बैठे, सिगार जला लिया और बाग की क्यारियों में टहलने लगे। चांदनी छिटकी हुई थी, हवा के झोंके धीरे धीरे आ रहे थे, सुंदर फूलों के पौधे मंद मंद लहरा रहे थे, उनकी सुगंध चारों ओर फैली हुई थी। अमृत राय हरी हरी दूब पर बैठ गए और सोचने लगे। मगर समय ऐसा सुहावना था और ऐसा आनंददायक सन्नाटा छाया हुआ था कि उनका चंचल चित्त प्रेमा की ओर जा पहुंचा। जेब से तस्वीरों के पुर्जे निकाल लिए और चांदनी रात में उसे बड़ी देर तक गौर से देखते रहे। मन कहता था, ओ अभागे अमृत राय, तू क्यों कर जिएगा? जिसकी मूरत आठों पहर तेरे सामने रहती थी, जिसके साथ आनंद भोगने के लिए तू इतने दिनों विरहाग्नि में जला, उसके बिना तेरी जान कैसे रहेगी? तू तो वैराग्य लिए लेता है, क्या उसको भी वैराग्नि बनाएगा? हत्यारे, उसको तुझसे सच्चा प्रेम है। क्या तू देखता नहीं कि उसके पत्र प्रेम में डूबे हुए रहते हैं? अमृत राय, अब भी भला है, अभी कुछ नहीं बिगड़ा। इन बातों को छोड़ो, अपने ऊपर तरस खाओ, अपने अरमानों को मिट्टी में न मिलाओ। संसार में तुम्हारे जैसे बहुत से उत्साही पुरुष पड़े हुए हैं, तुम्हारा होना न होना दोनों बराबर हैं। लाला बद्री प्रसाद मुंह खोले बैठे हैं, शादी कर लो और प्रेमा के साथ प्रेम करो। बेचैन होकर, हाँ, मैं भी कैसा पागल हूं। भला इस तस्वीर ने मेरा क्या बिगाड़ा था जो मैंने इसे फाड़ डाला? हे ईश्वर, प्रेमा अभी ये बात ना जानती हो। अभी इसी उधेड़ बुन में पड़े हुए थे कि खिदमतगार ने हाथों में एक खत लाकर दिया। घबराकर पूछा, किसका खत है? नौकर ने जवाब दिया, लाला बद्री प्रसाद का आदमी लाया है। अमृत राय ने कांपते हुए हाथों में पत्र लिया और पढ़ने लगे। उसमें लिखा था, बाबू अमृत राय, आशीर्वाद। हमने सुना है कि अब आप सनातन धर्म को त्याग करके ईसाइयों की उस मंडली में जा मिले हैं जिसको लोग भूल से सामाजिक सुधार सभा कहते हैं। इसलिए अब हम अतिशोक के साथ कहते हैं कि हम आपसे कोई नाता नहीं कर सकते। आपका शुभचिंतक बद्री प्रसाद। इस चिट्ठी को अमृत राय ने कई बार पढ़ा और उनके दिल में अब खींचातानी होने लगी। आत्मस्वार्थ कहता था कि इस सुंदरी को अवश्य ब्याहो और जीवन के सुख उठाओ। देशभक्ति कहती थी कि जो इरादा किया है उस पर अड़े रहो। अपना स्वार्थ तो सभी चाहते हैं, तुम दूसरों का स्वार्थ करो। इस अनित्य जीवन को व्यतीत करने का इससे अच्छा कोई ढंग नहीं है। कोई 15 मिनट तक ये लड़ाई होती रही। इसका निर्णय केवल 2 अक्षर लिखने पर था। देशभक्त ने आत्मस्वार्थ को परास्त कर दिया था। आखिर वहां से उठकर कमरे में गए और कई कागज खराब करने के बाद ये पत्र लिखा। महाशय प्रणाम, कृपा पत्र आया, पढ़कर बहुत दुख हुआ। आपने मेरी बहुत दिनों से बंधी हुई आशा तोड़ दी। खैर, जैसा आप उचित समझें वैसा करें। मैंने जब से होश संभाला तब से मैं बराबर सामाजिक सुधार का पक्ष करता आया हूं। मुझे विश्वास है कि हमारे देश की उन्नति का इसके सिवाय और कोई उपाय नहीं है।
आप जिसको सनातन धर्म समझे हुए बैठे हैं वो अविद्या और असभ्यता का प्रत्यक्ष स्वरूप है। आपका कृपाकांक्षी अमृत राय। अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास प्रेमा के तीसरे भाग झूठे मददगार को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।